आज की कहानी में छुपा हुआ है एक सवाल। जब बेटे की माँ बोझ नहीं होती तो बहू की माँ बोझ कैसे हो सकती है? जवाब की उम्मीद आपसे रखती हूँ। पाठकों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कहानी शुरू होती है एक माँ बेटी की बातचीत से। मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो ना, राघव आने ही वाला होगा घर पर। और मम्मी जी, वो पता नहीं उसको मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगी। आप प्लीज़ मुझे घर जाने दो। सिया की माँ संध्या। सिया पहले ये फ्रूट खाओ, फिर तुमको दवाई भी लेनी है। संध्या ने सिया के हाथों में प्लेट पकड़ाई और उससे उसका फ़ोन ले लिया। संध्या ने सिया का फ़ोन लेकर स्विच ऑफ कर दिया। तभी संध्या के फोन पर घंटी बजी। दूसरी तरफ उसका दामाद राघव था। हेलो मम्मा, क्या सिया वहाँ पर आई है? उसका फ़ोन बंद आ रहा है और घर पर भी नहीं है। मम्मी को भी कुछ पता नहीं है सिया कहाँ है। हाँ राघव, सिया यहीं पर है। तुम अपनी मम्मी जी को लेकर कल सुबह हमारे घर आ जाना। आज रात को सिया यहीं पर रुकेगी। कहकर संध्या ने फ़ोन काट दिया और राघव गहरी चिंता में हो गया कि अचानक से सिया अपने मायके क्यों चली गई। मम्मा, आपके मन में क्या चल रहा है? आप क्या चाहते हो? आपने राघव और मम्मी जी को यहाँ क्यों बुलाया है? आप प्लीज़ अपनी नाराज़गी छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर बिखर जाए। सिया बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि संध्या क्या करना चाह रही है। सिया कहकर अपने कमरे में चली गई और संध्या वहीं बैठे बैठे अतीत की कुछ गहन यादों में खो गई। संध्या अपने अतीत की गहराइयों में चली जाती है। उस समय संध्या भी सिया की ही तरह 5 महीने की गर्भवती थी। जब डॉक्टर के यहाँ से लौटते समय गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके पति सूरज की वहीं पर मौत हो गई। संध्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ससुराल वालों ने तो उसको मनहूस मनहूस बोलकर हर रिश्ता ख़त्म कर लिया। ससुराल छूट गया, पति का साथ छूट गया, जीने का जो आखिरी सहारा बच्चा होता वो भी छूट गया। संध्या की माँ उसे अपने साथ घर ले आई। वहाँ उसने बीएड किया और कुछ जान पहचान वालों की मदद से उसको स्कूल में नौकरी भी मिल गई। लेकिन साल भर ही हुआ था कि वो अपने भाई और भाभी की नज़रों में खटकने लगी, उनको चुभने लगी। और एक दिन बहुत हिम्मत करके संध्या ने एक फ़ैसला किया। माँ के साथ अपना मायका छोड़ दिया और अनाथालय से सिया को गोद लिया और एक किराए के घर में सिया और माँ के साथ अपनी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी। संध्या अपनी नौकरी आराम से करती रही क्योंकि माँ उसका बहुत बड़ा सहारा थी। उनकी मदद से सिया को बड़ा करने में संध्या को कोई खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन सिया की शादी के पहले अचानक ही माँ के गुजर जाने से संध्या अकेली पड़ गई। सिया की शादी उसकी पसंद से उसी के साथ काम करने वाले और उसी शहर में रहने वाले राघव से करके मानो संध्या निश्चिंत हो गई। उसको लगा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई। बेटी को बस यही सीख दी कि प्यार और परिवार दोनों को हमेशा ही साथ साथ लेकर चलना, एक भी पीछे न रह जाए। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करती संध्या को सिया की शादी के बाद वो कभी इतना खुश नज़र नहीं आई। बहुत कुरेदने पर उसने बताया कि राघव की माँ को यह रिश्ता शुरू से ही मंजूर नहीं था। लेकिन राघव इकलौता बेटा, उसकी जिद के आगे किसी की न चली। रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन सिया को बहू बनाया। और यही कारण था कि एक तो संध्या अकेली औरत और सिया उसकी अकेली बेटी। मतलब राघव की माँ को ये डर था कि सिया का ध्यान ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में रहेगा, उसका ध्यान अपनी माँ पर ज़्यादा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर इकलौता बेटा अपनी माँ का, अपने पिता का ख्याल रखना चाहता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। वहीं पर
अगर इकलौती बेटी होती है और वो ऐसा करना चाहती है तो उसको लगता है कि वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। शादी के साल भर पूरा होने से पहले ही सिया ने खुशखबरी सुना दी, लेकिन राघव की माँ को इससे संतोष न हुआ। संध्या को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे का अंश देखने की इच्छुक न होगी, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही है। राघव की माँ ने तो जैसे ठान ही लिया कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से ही मतलब रखना है। वो सिया का कोई ध्यान न रखती। पहले की ही तरह बस अपना खाना पीना, मंदिर, पूजा पाठ, बस यही सब करना था। घर पर रहकर और ज़्यादा तनाव होगा, इसलिए सिया ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि संध्या के सुझाव पर एक खाना बनाने वाली नियुक्त कर ली, जिससे सिया को सही समय पर ताज़ा और पौष्टिक खाना मिल सके। साथ में उस पर काम का बोझ भी कुछ कम हो जाए, क्योंकि राघव की माँ को तो बस अपना खाना पीना और उसके बाद अपना समय भजन कीर्तन में बिताना। सिया ने बचपन से ही अपने परिवार में एक पुरुष की कमी महसूस की है। उसके परिवार में उसने सिर्फ माँ और अपनी नानी को ही देखा है। उसके मन में एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं सासू माँ उसके बच्चे को ना अपनाए और उसके परिवार में भी बस माँ और नानी ही रह जाएं। रोहन को उसकी माँ से अलग करने का ख्याल तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसके पिता का साथ भी ज़रूर चाहती है। लेकिन परिवार तो वही होता है ना, जिसमें माँ के प्यार के साथ साथ दादी की डांट और पापा का सुरक्षित वातावरण भी हो। सिया यही चाहती है। शारीरिक श्रम के लिए तो किसी को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन मानसिक तनाव का क्या करें? मन की शांति ना हो तो इंसान कहीं पर भी सुख चैन से नहीं रह सकता। सिया का 5वां महीना चल रहा है। रोज़ ऑफिस जाती है, लेकिन आज ऑफिस में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसकी सहकर्मी और सहेली नीता उसे अस्पताल लेकर गई। संध्या को फ़ोन किया और उसका सब हाल बताया। सिया की हालत देखकर संध्या का कलेजा मुंह को आ गया। आखिर वह उसके कलेजे का टुकड़ा जो थी। डॉक्टर ने भी सख्त हिदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिया का ध्यान रखा जाए। ज़रूरी दवाइयाँ लेकर संध्या सिया को घर ले आई। अगले दिन राघव अपनी माँ के साथ सिया से मिलने संध्या के घर आता है। नमस्ते मम्मा, सिया कैसी है? मुझे नीता ने बताया कि उसको ऑफिस में चक्कर आ गया था और फिर उसे अस्पताल से घर ले आई हो। समधन जी, राघव की माँ ने बोला, संगतम जी, आपकी बेटी तो बड़ी छुई मुई निकली। अगर नहीं होती है नौकरी तो छोड़ देना। मेरा राघव इतना तो कमाई लेता है कि हमारा घर आसानी से चल जाए। कौन सा वो अपनी नौकरी के पैसे हमें दे देती है। हाँ, ये बात और है कि उसकी नौकरी ना करने से आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तंज साफ सुनाई दे रहा है। संध्या पूरी शालीनता के साथ, कांता जी, आप मेरी फिक्र न कीजिए। मेरी नौकरी ने मेरा घर हमेशा बहुत अच्छे से चलाया है और ईश्वर की इच्छा रही आगे भी मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार आज संध्या ने अपनी समधन जी के आगे हाथ नहीं जोड़े, बल्कि उन्हें उनके ही नाम से संबोधित किया। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया संध्या को अपनी समधन जी से मिली। शायद आप भूल गई हैं, मैं आपकी समधन हूँ और मेरा मान सम्मान करना आपका फ़र्ज़ है। कांता जी, मान और सम्मान तो रिश्तों का होता है और उसका जो अपने लिए सम्मान कमाए। आप मेरी बेटी की सास हैं, इस कारण से मैं आपका हमेशा ही सम्मान करूंगी। लेकिन आपने मेरी बेटी यानी कि अपनी बहू के साथ जो व्यवहार किया है, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती। जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसे बहुत अधिक प्रेम और देखभाल की आवश्यकता होती है। मुझे लगा मेरी सिया आपके अनुभवी हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, लेकिन आज उसका जो हाल है वो सब देखकर मुझे समझ आ गया कि परिणाम इसके विपरीत ही हैं। कांता और संध्या की बहस चल रही है, जहां दूसरी तरफ राघव बहुत ज़्यादा परेशान है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, आखिर सिया को क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? मेरी सिया तो ठीक है ना? राघव, अभी तो सिया को कुछ नहीं हुआ है,
लेकिन अगर इसी तरह से सिया इतना तनाव झेलती रही, इतना ज़्यादा काम करती रही, तो बच्चे के साथ-साथ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने साफ तौर पर सिया को सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए कहा है। इसलिए सिया ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान देगी और यहीं रहेगी। संध्या की बात से जहाँ एक तरफ राघव को शौक लगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांता जी ने अपना मुंह बना लिया और कहा, हाँ तो रख लीजिए ना अपनी बेटी को, हमने कब मना किया है, करवा लीजिएगा उसकी डिलीवरी, लेकिन हमसे कोई खर्चा ना मांगिएगा। ऐसे समय में भी एक सास को अपनी बहू की चिंता नहीं हो रही है, बल्कि फिक्र हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के पैसों की, सिर्फ और सिर्फ उस पर कोई खर्चा ना हो इस बात की। सच है ना? कांता जी, शायद आपने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं, और सुना तो समझा नहीं। मैंने कहा सिया अब से मेरे साथ अपने घर पर रहेगी। राघव बेटा, जिस दिन तुम में अपनी पत्नी और उसका आत्मसम्मान सुरक्षित करने की, सेफ करने की क्षमता हो जाए ना, उस दिन उसे यहाँ से ले जाना। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम यहाँ रहकर सिया का साथ दे सकते हो, लेकिन फैसला पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम सिया और अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हो या फिर सिया और अपने बच्चे से हाथ धोना चाहते हो, ये फैसला तुम्हें जल्दी ही लेना होगा। ये कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? मेरा बेटा यहाँ घर जमाई बनकर क्यों रहेगा और क्यों वो आपके खर्चे उठाएगा? अब आई ना आप मुद्दे की बात पे। अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें बोल रही थी, अब क्या हुआ? कांता जी ऐसा बोली। बस माँ, अब बस भी करो तुम। आज मेरे सामने सिया को इतना कुछ बोल रही हो, न जाने उस बेचारी से कैसा व्यवहार करती होगी जो उसकी यह हालत हो गई। सिया की जान खतरे में है, मेरा बच्चा खतरे में है, और आपको अभी भी सिर्फ और सिर्फ खर्चे की ही चिंता है। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप चलिए मेरे साथ। राघव संध्या की तरफ मुखातिब होकर, मम्मा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिया का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। माँ चलो अब हम घर चलते हैं। अरे लेकिन हमने बहू का हालचाल तो लिया ही नहीं, एक बार बहू से तो मिल ले बेटा। कांता जी ने ऐसा कहा, लेकिन राघव ने कोई ध्यान नहीं दिया। राघव बड़ी बेरुखी के साथ कांता जी से कहता है, माँ सिया को आराम की ज़रूरत है, मैं आपको घर पहुंचाकर अपना सामान ले आऊँगा और फिर वीडियो कॉल पर आपकी सिया से बात करा दूंगा। यानी कि साफ साफ तौर पर राघव ये कह रहा है कि वो सिया के साथ उसके मायके में रहना चाहता है। कांता जी को तो मानो 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। उनका इकलौता बेटा राघव उनको छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उसके घर रहना चाहता है। वो कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन राघव ने उन्हें कुछ कहने का मौका न दिया और उनका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। सिया बाहर आ जाओ, इतनी देर से दरवाजे के पीछे खड़ी खड़ी थक गई होगी। संध्या ने सिया को कसम दी थी कि वो उसके बुलाए बिना कमरे के बाहर नहीं आएगी, इसलिए सिया कमरे के अंदर ही छुपकर सारी बातें सुन रही थी। जैसा कि संध्या ने ये सारा प्लान राघव के साथ मिलकर बनाया था कांता जी को समझाने के लिए। संध्या बहुत अच्छे से जानती है कि कांता जी अपने बेटे के बिना ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी। जहाँ एक तरफ उन्हें बहू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटे पर जान छिड़कती हैं और जल्दी ही अपनी गलती को सुधार कर बेटे के साथ साथ अपनी बहू को भी अपनाएंगी और अपनी बहू को उचित मान सम्मान भी देंगी। अपनी बेटी के परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश, संध्या की कोशिश आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। एक परिवार में जहाँ 4 अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं तो वो खटकते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है, बिन पिता या बिन भाई की बेटी और बहन को ससुराल वाले अपनाना क्यों नहीं चाहते हैं? कोई इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता है कि ऐसी लड़कियां अपनी माँ का साथ दे सकती हैं, अपने परिवार का साथ दें? तो इसमें क्या बुराई है, क्या परेशानी है इसमें? क्यों कोई संकोच करते हैं? दोस्तों,
एक सवाल मेरा आप सभी से है। कृपया मेरी कहानी के उद्देश्य को अन्यथा ना लीजिएगा। मेरी कहानी से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा, शादी में जब पति-पत्नी दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, तो फिर पत्नी के माता-पिता की ज़िम्मेदारी बोझ क्यों कहलाती है? औरत अगर नहीं भी कमा रही है, तो क्या उसे अपने माता-पिता के ऊपर खर्च करने का हक नहीं है? और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है? कृपया कमेंट करके मेरी कहानी के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी कहानी को शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों तक भी ये संदेश पहुँचे।